बिहार के गोपालगंज से आ रही है, जहां पर केस नहीं उठाने पर आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। केस नहीं उठाने को लेकर आरोपियों की तरफ से ये फायरिंग पीड़ित पक्ष को लगातार जो आरोपी हैं वो धमका रहे हैं। केस दर्ज कर जांच में फिलहाल पुलिस जो है वो जुट चुकी है। फुलवरिया थाना के माड़ीपुर की यह घटना। और सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ गोपालगंज से जुड़ गए फोन लाइन पर। मुकेश, ये पूरा मामला किसको लेकर जुड़ा हुआ है और फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए विभाग में बता दूं कि पूरा मामला फुलवरिया के माड़ीपुर का है और यहाँ पर एक सप्ताह पूर्व यहाँ पर जो है जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ था। इसमें एक ही पक्ष के कई लोगों को घायल किया गया था और इसी मामले में पूरे थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। और इस मामले में जब पीड़ित पक्ष के द्वारा जो है बार बार गुहार लगाई गई कि उन्हें धमकी दी जा रही है और केस उठाने के धमकी लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जब वो इस बात को जो इनकार कर रही है, तब कल रात को जो है देर रात को वहाँ वो फायरिंग की गई और फायरिंग करने के बाद उन्हें फिर से जान मारने की धमकी देने के बाद आरोपी जो वहाँ से फरार हो गए। तो इस मामले में पीड़ित पक्ष के बयान पर फुलवरिया थाने में कई लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। छपरा में एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी ने शव को सड़क के किनारे फेंक दिया और यहां से फरार हो गए। पुलिस ने शव को गरखा थाना के हमदरा ओवरब्रिज के पास से बरामद किया है और महमदा ओवरब्रिज के पास से इस शव की बरामदगी के बाद से हत्या के आरोपी विक्की के करीबी रिश्तेदार पर यह आरोप और पुलिस ने फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। हत्या के वजहों का अब तक हालांकि खुलासा नहीं किया गया है। वहीं बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा सामने आया है। ट्रैक्टर और कार के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें जोरदार टक्कर में कार पर सवार 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। घटना बेतिया अरेराज पथ पर पकड़िया मठ के पास की है। मौके पर पहुंची जगदीशपुर थाने की पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सभी घायल पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर थाना क्षेत्र के सरैया गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो देर रात शाम बेतिया से घर लौट रहे थे। हालांकि हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया, जिसके बारे में जगदीशपुर थाने की पुलिस फिलहाल तहकीकात कर रही है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मधेपुरा में बाढ़ पीड़ितों के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। पीड़ितों की छोड़िए, घोटालेबाजों ने बच्चों के बैंक खातों में सहायता राशि डालकर उसकी निकासी तक कर ली। जनप्रतिनिधि, बिचौलियों और कर्मचारी की मिली भगत से सारा गोलमाल हुआ है। डीएम की जांच के आदेश के बाद जांच में जुटे एडीएम ने कहा है कि कुछ गलतियां जरूर हुई हैं और दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। जिले के चौसा, आलमनगर और पुरैनी प्रखंड के कई पंचायत इस वक्त पूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित हैं। 2 महीने से अधिक हो गया जब लोग बाढ़ की इस परेशानी को उठा रहे हैं, झेल रहे हैं, लेकिन अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह से लोगों के खाते में पैसा जाना शुरू हुआ। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक पूर्ण रूप से प्रभावित पंचायतों के हर परिवार को 6,000 रुपए की सहायता राशि मिली थी, लेकिन इस सहायता राशि के बंटवारे में जमकर बंदरपाट किया गया। अब बताया जा रहा है कि करीब 50% परिवार अब भी इस सहायता राशि से वंचित हैं, जबकि घोटालेबाज कई परिवारों पर इतने मेहरबान हुए कि एक ही परिवार में पति को, पत्नी और बच्चे के खाते में राशि को डाला गया। इस घोटाले की पोल गांव के कई बच्चे भी खोल रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो बच्चों को बिचौलियों ने बरगलाकर उनके खाते में 6,000 रुपए की राशि भिजवाई और उस राशि में से 5,000 रुपए ले लिए गए। 2650 लाभार्थियों को लाभ देना था। सीओ साहब के द्वारा, एसडीओ साहब के द्वारा आवंटन भी हो गया था पैसा और दे भी दिया गया है, जबकि यहाँ पे वोटर है 5200 पति पत्नी मिला के, तो यानी कि 2600 होता है। उसके दरमियान सभी को पैसा चले जाना चाहिए, सबके खाते में, कोई तो नहीं छूटना चाहिए। इसका मतलब 50% आदमी जो छूटा है, शादीशुदा आदमी, बुजुर्ग आदमी, इसका मतलब बहुत बड़ा घपला हुआ है। हमको बोला था क्या पैसा मेरा दोस्त है भेजेगा 6,000 रुपया, उसमें से तुमको 1,000 देगा, तब 5,000 रुपया वही लेगा। या कुछ मामले ऐसे आए थे कि कुछ स्टूडेंट के अकाउंट में पैसा गया है, लेकिन अकाउंट में पैसा गया है इसका भी कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। कहा गया है आरोप लगाने वालों के द्वारा कि हम प्रमाण शीघ्र दे देंगे। अगर वो प्रमाण आता है तो बात समझ में आएगी। अभी तक का जो जांच हुआ है उस लिस्ट में उन बच्चों का नाम नहीं है उस वार्ड में, तो ऐसा कहना कि उन बच्चों के अकाउंट में पैसा गया ही है, ये अभी जल्दीबाजी होगा।
और सहयोगी तुर बसु हमारे साथ इस वक्त मधेपुरा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तुर बसु, एक बड़ा घोटाला सहायता राशि के नाम पर, और फिलहाल इसे रोकने के लिए या इन लोगों तक जिन तक ये राशि पहुंची है उन तक पहुंचने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जो स्थिति है, जो जिस तरीके से कोई भी आपदा आती है तो लुटेरे जो है उनका गिरोह सक्रिय हो जाता है, वो देखने को मिलता है। और मधेपुरा में भी ये साफ तौर पर जाहिर हुआ। तो वैसे तो जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच जो है वो जारी है और जो एडीएम है वो जांच कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, जो एडीएम का कहना है जो बच्चे हैं उनका सूची में नाम नहीं है, लेकिन जो न्यूज 18 के पास जो बच्चों का जो बैंक डिटेल्स है वो हाथ लग चुका है। और इससे पता चलता है जो एक पैरेलल गैंग जो था, जो एक सूची जो है जनप्रतिनिधि बना के दिए हैं, वार्ड सदस्य बना के दिए हैं, लेकिन एक ऐसी भी सूची है जो कि दूसरे के द्वारा या कहें तो दलाल और बिचौलिए के द्वारा बनाया गया है और उनके हाथों में पैसा गया है। 60,000 से अधिक लोगों को मधेपुरा जिले में, जैसा कि जिला प्रशासन के द्वारा बताया गया था, जो बाढ़ राहत सहायता राशि का वितरण होना है, जिसमें चौसा, आलमनगर और पुरैनी प्रखंड के जो हैं वो कई पंचायत हैं। लेकिन जब इस तरीके की गड़बड़ी आ रही है और लोग जो कह रहे हैं, जो 50% तक अभी तक गांव के परिवारों को, जो पूर्ण रूप से पंचायत प्रभावित रहा है, उसके परिवारों को राहत राशि नहीं मिली है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है जो गड़बड़ी किस पैमाने पर हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तुर बसु इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, न्यूज 18 के पास वो प्रमाण भी है जिसमें बच्चे ये खुद कह रहे हैं कि उनके खाते का इस्तेमाल किया गया, उसमें पैसे डाले गए और उसके बाद उसकी निकासी भी कर ली गई और इसके एवज में 1,000 रुपए उन बच्चों को दिए गए। लेकिन एडीएम साहब ये कह रहे हैं कि ऐसे बच्चों का कहीं पर कोई डिटेल ही मौजूद नहीं है। नील के खिलाफ महात्मा गांधी ने चंपारण की धरती से सत्याग्रह की शुरुआत की थी और अब यहीं से किसानों ने मिलों के खिलाफ आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। गन्ना भुगतान को लेकर अभी तक परेशान रहने वाले पश्चिम चंपारण के किसानों को चीनी के इथेनॉल प्लांट से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि इथेनॉल प्लांट से निकलने वाला पानी और धुआं खेत में लगी फसल को बर्बाद करने के साथ ही पीने के पानी और हवा को भी दूषित कर रहा है। मामला मझौलिया चीनी मिल से जुड़ा हुआ है, जहां के इथेनॉल प्लांट के खिलाफ 5 दिनों से किसान धरना और अनशन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द इस इथेनॉल प्लांट को बंद किया जाए। किसानों ने चेतावनी भी दे रखी है कि अगर जल्द ही ये जहरीला प्लांट बंद नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। हो पाता है, अधिक खाद देते हैं तब जाकर है। इथेनॉल प्लांट के द्वारा जो प्रदूषित धुआं है उससे हम लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। या इसके द्वारा जो है पानी जो है, जो व्यर्थ पानी बहाया जा रहा है, उसके द्वारा हम लोग का हजारों एकड़ जो है भूमि बर्बाद हो चुका है, बंजर पड़ रहा है। और सामने सर दिखाई दे रहा है वो वहाँ का गन्ना का स्थिति है। ये जो है हम लोग का गन्ना बर्बाद है, फसल सब बर्बाद है। यहाँ का आपने देखा, यहाँ पर जो पानी टांगा हुआ है, इस पानी का जो है स्थिति अब पीने लायक नहीं रह गया है। 6 कट्ठा सब्जी बाढ़ आया, उसमें इसका पानी भी उसमें चला गया, उस पानी को रद्द कर दिया, जिससे पूरा सब्जी मेरा बैठ गया। और उसके केमिकल के धुआं से जितना भी सब्जी सांस लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको सांस में वो जा रहा है। सांस के कारण उसका ऐसा होता है कि उसका बढ़ावा रुक जाता है, बेतिया मरने लगता है, कुछ भी इनकम नहीं हो रहा है। कोई लिंक नहीं है। और सहयोगी प्रफुल्ल कुमार हमारे साथ इस वक्त बेतिया से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, इन लोगों की परेशानी सामने है और किस वजह से ये परेशान है, वो उसका ज्वलंत उदाहरण भी है कि फसलें बर्बाद हो रही हैं, पीने का पानी दूषित हो रहा है, ये तमाम चीजें हो रही हैं। फिलहाल क्या कदम उठाए जा रहे हैं किसानों के हित में? जी विभा, मैं आपको बता दूं कि ये परेशानी 1 या 2 दिन की नहीं है, ये वर्षों से चली आई परेशानी है। बार बार किसान जो है वो इसको लेकर इसके विरोध में आवाज उठाते रहे, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। इथेनॉल प्लांट का जो विकल्प है या जो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था है वो नहीं की गई है। इसका नतीजा है कि जितने भी चीनी मिल यहाँ पे चल रहे हैं, उस चीनी मिल के क्षेत्र में जो भी किसान है, जो भी लोग रहते हैं, वो काफी परेशान है। चाहे वो चीनी मिल का धुआं हो या उससे निकलने वाला जो पानी हो या इथेनॉल प्लांट से जो जहरीला पानी निकलता है, उससे जो परेशानी होती है, फसल बर्बाद हो रहे हैं, खेत है वो बंजर हो जा रहे हैं और लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है। चीनी मिल प्रबंधन की तरफ से किसी तरह का कोई इनिशिएशन नहीं लिया जा रहा है, इसके लिए क्या इंतजाम किए जा सकते हैं? क्योंकि इस वजह से किसानों को आर्थिक तौर पर तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन अगर शारीरिक तौर पर भी ये नुकसान पहुंचा रहा है तो इसका विकल्प तो होना चाहिए।
जी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन प्रबंधन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रबंधन इस पर कभी कोई इसकी वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार आज तक नहीं किया गया है। प्रशासन के बाद लोग आंदोलन करते हैं, विरोध करते हैं और कुछ दिन फिर मामला शांत हो जाता है, उसके बाद फिर समस्या जस की तस बनी रह जाती है। लेकिन इस बार जो है लोग आंदोलित हैं और पिछले कुछ दिनों से बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन और इस बार जो है लोगों की मांग है और चुनाव में भी ये जो मामला है ये मुद्दा इस क्षेत्र के लिए मुद्दा बनेगा और लोग जो है इस बार किसी की बात पर चाह रहे हैं कि इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल इस तमाम जानकारी के लिए। गोपालगंज में करंट से छात्रा की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त गोपालगंज से सामने आती हुई, जहां पर करंट लगने की वजह से छात्रा की जान चली गई है। पंखा चालू करने के दौरान छात्रा को करंट लगी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। मांझा थाना के शेखटोली में यह हादसा हुआ, जहां पर पंखा चालू करने के दौरान एक छात्रा को करंट लगता है और उसकी जान चली गई। बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां पर करंट लगने की वजह से एक छात्रा की जान गई है। बताया जा रहा है कि ये छात्रा जो है वो पंखा चालू करने के लिए जैसे ही स्विच ऑन करने गई, उसी दौरान करंट इसे लगा और इसकी मौत हो गई। हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है। मांझा थाना के शेखटोली में यह हादसा हुआ और एक छात्रा को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पूर्वी चंपारण जिला में साक्षरता प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन लोग इसे सहेज कर रख पाने में विफल साबित हुए। लिहाजा एक के बाद एक संस्थाओं ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। मोतिहारी नगर में उर्दू जुबान को जानने और भाषा पर पकड़ के लिए उर्दू कुतुबखाने की स्थापना की गई थी। उर्दू लाइब्रेरी के नाम से प्रसिद्ध इस कुतुबखाने में कभी लाखों की संख्या में किताबें हुआ करती थी। मोतिहारी की इस उर्दू लाइब्रेरी को बुद्धिजीवियों ने करीब 100 साल पहले स्थापित किया था। देश विदेश के विद्वानों की लिखी हिंदी और उर्दू भाषा के पुस्तकों को सहेज कर यहाँ लाया गया था और बेहतरीन लाइब्रेरी बनाई गई थी। लेकिन आज ये प्रसिद्ध लाइब्रेरी मवेशियों का चारागाह बनकर रह गई है। हालांकि एक बार फिर मोतिहारी के युवा समाज सेवियों ने इसे संवारने का बीड़ा उठाया है और ई लाइब्रेरी के तौर पर इसे विकसित करने का काम किया जा रहा है। देश की आज़ादी के पहले मोतिहारी में स्थापित उर्दू लाइब्रेरी आज किसी उद्धारक की प्रतीक्षा में है। यहाँ समाज के लोगों ने शुरू तो किया उर्दू लाइब्रेरी, लेकिन आज स्थिति यह है कि यहाँ न किताबें हैं और न पढ़ाने का कोई माहौल है रह गया है। ऐसे में यहाँ के कुछ प्रबुद्ध जन जो युवा हैं उन लोगों ने यह ठाना है कि इस लाइब्रेरी को फिर से शुरू किया जाए। ऐसे में हमारे साथ है यहाँ के वार्ड पार्षद, जिनसे हम पूछते हैं कि क्या इन्होंने ठाना है, क्या किया है, कर रहे हैं। देखिए, ठानने की बात है तो ये अकेले की बात नहीं है। कुछ युवाओं के ग्रुप ने इसको ठाना है, इसको पुनर्जीवित करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि लाइब्रेरी किसी एक गिरोह की चीज़ नहीं है, ये पूरे शहर का एसेट है और ये धरोहर है। तो ये, और वो भी उर्दू लाइब्रेरी भले है, लेकिन ये किसी मुसलमानों की संपत्ति या उनके मिल्कियत समझ के इसके लिए काम नहीं किया जाना चाहिए। चाहे हिंदी लाइब्रेरी हो, उर्दू लाइब्रेरी हो, पूरे शहर की धरोहर। उर्दू लाइब्रेरी का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। पुराने ज़माने में ये साहित्यिक एक्टिविटी का केंद्र था। यहाँ बड़े बड़े मुशायरे हुए, बड़े बड़े साहित्यकार आए, लेकिन धीरे धीरे लोग पढ़ने पढ़ाने से करते गए, अध्ययन की रुचि खत्म होती गई, जिसकी वजह से आज लाइब्रेरी की कि सबके हाथ में नेट और मोबाइल और पढ़ने का जो मेयार चेंज हुआ है, उस लिहाज से भी थोड़ा ये हंसिए पे गया है। लेकिन हम जो लोग इसमें लगे हैं इसके उद्धार के लिए, उनकी कोशिश ये है कि फिर से इसको स्थापित। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। भागलपुर में कोसी नदी का तटबंध देर रात टूट गया। बेहपुर के दयालपुर के निकट 10 मीटर के दायरे में यह तटबंध टूटा है। तस्वीरें आपके सामने। तटबंध टूटने की वजह से तेजी से खेतों में ये पानी जो है वो फैलता जा रहा है। आसपास के गांवों पर अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि मौके पर जल संसाधन विभाग की टीम पहुंची हुई है और मरम्मती के कार्य शुरू कर दिए गए हैं। कैमूर के भभुआ में पुलिस की वर्दी का नशा ऐसा कि अवैध वसूली के लिए ट्रक मालिक के घर जाकर दरवाजे पर खड़े ट्रक का चालान काट दिया गया
और चक्के की हवा निकाल दी जाती है। मामला 2 दिन पहले का है, जब रामगढ़ थाना पुलिस ओवरलोडेड ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान बालू लदे ट्रक को पकड़ा गया और छोड़ने के लिए थानेदार ने 40,000 रुपए की डिमांड की, लेकिन ट्रक मालिक ने 30,000 रुपए में पुलिस को पटाया। यानी कि उसे यह कहा गया कि आपको 30,000 रुपए चालान जरूर दिया जाएगा। आधे पैसे बाद में देने की बात कह 15,000 रुपए उस वक्त थानेदार को दिए गए। बाकी 15,000 रुपए मिलने तक उसे थाने में ही बैठा कर रखा गया, जिससे परेशान ट्रक मालिक ने एएसपी से इसकी शिकायत कर दी, जिस पर एएसपी ने रामगढ़ थानेदार को जमकर फटकार लगाई और पैसे को वापस लौटाने का आदेश दे दिया। एएसपी के आदेश पर रामगढ़ पुलिस ने पैसा तो लौटा दिया, लेकिन इसका बदला लेने के लिए रामगढ़ पुलिस भारी संख्या में पुलिस जवानों को साथ लेकर ट्रक मालिक के गांव पहुंच जाती है और 2 गाड़ियों का भारी भरकम चालान काट दिया गया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने से गुरेज कर रहे हैं। उसको बोले कि तुम कल का शिकायत किए हो, हम तुम्हारी गाड़ी का ऑनलाइन फाइन कराएंगे, और वहाँ पे ही फोर्स लगा दिए और 3 गाड़ी फोर्स लगा करके सुबह से 6 बजे से 12 बजे तक वहाँ पे रहे और आरटीओ को बुलाए। सर ये बताइए कहाँ का नियम है कि गाड़ी अगर किसी के दरवाजे पे खड़ी है तो जा करके ऑनलाइन फाइन कराएं और हवा निकालें? क्या हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं है? फाइन कटा है सर 97,500 रुपए का फाइन ही कराए हैं सर। गाड़ी का सर 1 गाड़ी का, और 1 गाड़ी का 62,200 रुपए फाइन कराए हैं सर। सिंचाई के लिए 30 साल में 5 किलोमीटर लंबी नहर बनाने वाले कैनाल मैन लौंगी भुइयां को गिफ्ट में ट्रैक्टर मिला है। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने लौंगी भुइयां की कहानी को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद देश दुनिया में लौंगी भुइयां की चर्चा होने लगी। ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक आनंद महिंद्रा तक जैसे ही लौंगी भुइयां की कहानी पहुंची, उन्होंने लौंगी भुइयां को एजेंसी के माध्यम से ट्रैक्टर देकर सम्मानित किया। आनंद महिंद्रा ने ट्रैक्टर देने का वादा किया था और शाम होते होते गया में महिंद्रा ट्रैक्टर के डीलर की तरफ से लौंगी भुइयां को ये ट्रैक्टर भेंट किए गए। गया के नक्सल प्रभावित बांके बाजार के लुटवा के कोठिलवा गांव के रहने वाले 70 साल लौंगी भुइयां ने अकेले पहाड़ से गांव तक 5 किलोमीटर तक नहर खोदकर मिसाल पेश कर दी। ट्रैक्टर पाकर लौंगी भुइयां बेहद खुश हैं और उन्होंने कहा कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन उनके जीवन में आएगा। वो भी सिर्फ इसलिए काम करते रहे कि अगर पानी गांव तक पहुंच जाए तो फसल वो अच्छी होगी। मेहनत की मजदूरी के रूप में उन्हें अनाज किसानों से मिलेगा। ये सब नाली सोचे था कि नाली की ना हम इतना तो हम खाली हाली ये धान में मिल के हई कोशिश में ये नहीं से इतना ना हुआ एकदम भगवान है। यही में अंदर ट्रैक्टर मिल गया। किससे मांग किए थे? सरकार से। हाँ, सरकार से पहले मांग ली। कौन दिया? महेंद्र सीधी बाबू। हाँ हाँ हर जोत भी हकीम हर जोत वो हमारे कंपनी के सीएमडी चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर साहब आनंद महिंद्रा साहब के आदेश के अनुसार ये संपन्न लौंगी मांझी जी को ट्रैक्टर दिया जा रहा है। जैसे दशरथ मांझी जी ने पहाड़ को तोड़ कर सड़क बनवाया था, उसी तरह लौंगी मांझी जी जो है पहाड़ के दुर्गम क्षेत्र को अपने हाथों से सवार करके वहाँ पे नहर खुदाई की।